नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पर शायद थोड़ी सी पेचीदा प्रणाली पर बात करेंगे। सरकारी रोजगार में पद आधारित आरक्षण रोस्टर। जी। हमारी ये चर्चा आधारित होगी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर और साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मतलब डोपीट जो सरकारी भर्ती नीतियां तय करता है उसके निर्देशों पर। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, इसके पीछे सोच क्या है और ये इतना अहम क्यों है। हाँ। ये सिर्फ कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि सरकारी नौकरियों में अलग अलग वर्गों को आप कह सकते हैं संतुलित प्रतिनिधित्व कैसे मिले और साथ ही इसमें योग्यता यानी मेरिट का क्या रोल है। चलिए खोल कर देखते हैं इसे। सही कहा आपने। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पद आधारित सिस्टम पहले वाले रिक्ति आधारित सिस्टम से अलग कैसे है, क्यों है। हाँ, ये अंतर क्या है? पहले आरक्षण लागू होता था खाली होने वाली जगहों पर, मतलब रिक्तियों के आधार पर। अच्छा, यानी पहले फोकस सिर्फ इस पर था कि कितनी सीटें खाली हुई हैं, उस पर आरक्षण लगा दो। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन फिर आया आर.के. सबरवाल बनाम पंजाब राज्य मामला 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का जो मकसद है वो पदों पर प्रतिनिधित्व पक्का करना है, ना कि हर खाली होने वाली सीट पर। ओके। तो जब किसी कैडर में, कैडर मतलब किसी सर्विस या डिपार्टमेंट के तय पदों का ग्रुप, उसमें किसी आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा हो गया, तो फिर उस वर्ग के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक उनका प्रतिनिधित्व उस कोटे से नीचे ना आ जाए। अच्छा। यहीं से आप कह सकते हैं पद आधारित रोस्टर का कॉन्सेप्ट आया और इसी बेस पर डीओपीटी ने 1997 में डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की। तो इस बदलाव का मतलब प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? फोकस रिक्ति से हटकर पद पर आ गया। तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या बने फिर? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हाँ, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं इसके। पहला तो ये कि रोस्टर सिर्फ ये तय करता है कि किस पोस्ट पर किस कैटेगरी का कैंडिडेट आएगा। सीनियरिटी नहीं तय करता ये। ओके, सिर्फ कैटेगरी एलोकेशन। जी। दूसरा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों के लिए अलग अलग रोस्टर बनते हैं। और एक और बात, छोटे कैडर के लिए, मतलब जिनमें 13 या उससे कम पोस्ट हैं, उनके लिए एक स्पेशल मॉडल रोस्टर है। अच्छा, क्यों? मकसद ये है कि ऐसे छोटे ग्रुप्स में भी टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा ना हो जाए, वो संतुलन बना रहे। समझ गई। ये छोटे कैडर वाली बात जरूरी है। और कोई खास सिद्धांत? तीसरा, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, SC, ST, OBC, अगर वो पूरी तरह अपनी मेरिट पर चुने जाते हैं। मेरिट मतलब बिना किसी छूट के? हाँ बिल्कुल, बिना किसी रियायत के, जैसे उम्र में या मार्क्स में कोई छूट लिए बिना। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाता। अरे, उन्हें अनारक्षित यानी जनरल पदों पर एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो वो जनरल सीट पे गिना जाएगा। तो रिजर्व्ड सीटों का क्या होगा फिर? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो आरक्षित सीटें खाते नहीं हैं, वो अपनी जगह अनारक्षित पूल में बनाते हैं। इससे ये पक्का होता है कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को जगह मिले और साथ ही आरक्षित वर्गों का जो कोटा है वो भी उन वर्गों के बाकी एलिजिबल उम्मीदवारों के लिए खुला रहे। ओके। और ये सिद्धांत सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में लागू होता है। और जो आरक्षण की 50% सीमा है उस पर इस मेरिट वाले एडजस्टमेंट का क्या असर पड़ता है? सीधा असर पड़ता है, क्योंकि ये मेरिट वाले उम्मीदवार अनारक्षित पदों पर गिने जा रहे हैं। हाँ। इसलिए उन्हें 50% आरक्षण सीमा की गिनती करते समय आरक्षित उम्मीदवारों में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा। जहां तक 50% सीमा की बात है, नियम तो यही है कि किसी एक भर्ती साल में आरक्षित पदों की संख्या कुल खाली जगहों के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बैकलॉग का क्या होता है? मान लीजिए पिछली भर्तियों में आरक्षित पद भरे ही नहीं गए, खाली रह गए। हाँ, ये एक अहम पेंच है। पिछली भर्तियों की जो बची हुई मतलब बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां हैं जी, उन्हें उस साल की 50% सीमा की गिनती में शामिल नहीं करते, उनको अलग से भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ओवरऑल प्रतिनिधित्व संतुलित रहें। बैकलॉग का नियम समझ आ गया, पर क्या इस सिस्टम में कैटेगरीज के बीच कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? जैसे क्या SC और ST के पद आपस में बदले जा सकते हैं? मान लीजिए SC कैंडिडेट नहीं मिला तो ST से भर लें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से पद आधारित रोस्टर में ऐसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों?
माना यह जाता है कि इससे हर कैटेगरी का जो तय प्रतिनिधित्व का कोटा है वो बिगड़ जाएगा। एससी का पद एससी से ही भरा जाना चाहिए और एसटी का एसटी से। ठीक है, ये साफ है। और अनुकंपा नियुक्तियां, मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स, उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है? उनको भी उनकी अपनी कैटेगरी के रोस्टर पॉइंट पर ही एडजस्ट किया जाता है। मतलब एससी को एससी कोटे में, एसटी को एसटी में, ओबीसी को ओबीसी में, और अगर जनरल कैटेगरी का है तो अनारक्षित कोटे में। तो अगर हम सार देखें तो ये पद आधारित रोस्टर प्रणाली एक तरह से सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय पक्का करने जी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को बनाए रखने के बीच एक काफी जटिल संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा आपने। ये सुप्रीम कोर्ट और डीओपी की गाइडलाइंस के तहत सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का एक फ्रेमवर्क है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे नियमों के जरिए प्रतिनिधित्व और मेरिट दोनों को साधने की कोशिश की गई है। हाँ। खासकर वो मेरिट वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित मानने का नियम, उसका उद्देश्य साफ है, योग्यता को भी इनाम देना और आरक्षण के लक्ष्य को भी बनाए रखना।